हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन के राव लर्निंग पॉइंट पर। हमारे रीड लेवल 2 साइंस का जो बायोलॉजी वाला पार्ट है उसमें मानव तंत्र एक टॉपिक है। मानव तंत्र में हमारा शरीर जो है वो कई प्रकार के तंत्रों से मिलकर बना है, जैसे श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, जनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र। इस तरह के से कई प्रकार के 8 से 9 प्रकार के तंत्र हैं और मानव तंत्र हमारे सिलेबस में एक टॉपिक है। तो हम जो सबसे पहले यहाँ पर पढ़ेंगे वो है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में क्या पढ़ेंगे, देखो, श्वसन कोशिकाओं को अपनी विभिन्न क्रियाओं के संपादन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि जो श्वसन में जो कोशिकाएं कार्य करती है उन कार्यों को करने के लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं, वो ऑक्सीकरण की क्रिया द्वारा। यहाँ पर लिखा हुआ ऑक्सीकरण, वो ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण करते हैं पोषक तत्वों का। यानी कि जो भी हम आहार ग्रहण करते हैं जिसमें पोषक तत्व होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन वगैरह, ये सब क्या है, पोषक तत्व है। तो इनका ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण के फलस्वरूप हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसके फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होता है और CO2 गैस उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से हम एक शॉर्ट परिभाषा कह सकते हैं कि आगे देखिए दोस्तों, इस प्रकार से गैसों के आदान प्रदान की क्रिया ने कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के आदान प्रदान की क्रिया जो पर्यावरण रक्त और कोशिकाओं के मध्य होती है। गैसों के आदान प्रदान की क्रिया किसके मध्य होती है, पर्यावरण रक्त और कोशिकाओं के मध्य होती है। इसको क्या कहा जाता है, श्वसन क्रिया कहा जाता है। अब श्वसन के दौरान क्या होता है, देखिए, श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन युक्त शुद्ध वायु तो नाक, गले और श्वास नलियों से अपने फेफड़ों में प्रवेश करती है। फेफड़ों में वायु कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं में पहुंचाई जाती है। और जो हमारे शरीर में जो अंग और उत्तक होते हैं, उन अंगों और उत्तकों से कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, वो रक्त की सहायता से हमारे फेफड़ों में आती है। फेफड़ों में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को श्वसन क्रिया द्वारा बाहर निकाला जाता है। तो इस प्रकार से जो अशुद्ध वायु है वो फेफड़ों से सांस के द्वारा हम वातावरण में छोड़ देते हैं। अब हम देखेंगे मानव श्वसन तंत्र। देखिए, मानव श्वसन तंत्र में क्या है, देखिए, हमारा जो मानव श्वसन तंत्र है वो 3 भागों से मिलकर बना है। मानव श्वसन तंत्र 3 भागों से मिलकर बना है। तो कौन कौन से 3 भाग है, इसमें आते हैं आपके ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियाँ। यानी कि श्वसन तंत्र को इन्होंने 3 भागों में बांटा है, जो कि इस प्रकार से है। देखिए, ये नासिका, मुख, ग्रसनी और लेरिंक्स, ये यहाँ तक का जो भाग है, यहाँ तक का जो पार्ट है, ठीक है, ये यहाँ तक का, इस पार्ट को इन्होंने ऊपरी श्वसन तंत्र में बांटा है। इसके बाद जो नीचे वाला श्वसन तंत्र है ना, जिसमें श्वास नली, फेफड़े, श्वास नली आ जाएगी आपकी श्वसनी को ब्रोंकाई कहा जाता है। श्वसनी जिसको क्या कहा जाता है, ब्रोंकाई कहा जाता है। श्वसनिका जिसको ब्रोंकियोल कहा जाता है, ठीक है। फेफड़े, ठीक है, तो 2 फेफड़े होते हैं, दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा। देखो, उसके बाद ये ऊपरी श्वसन तंत्र के बारे में बताया। सबसे पहले ऊपरी श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग सम्मिलित है, देखो। ऊपरी श्वसन तंत्र में अपने मुख्य रूप से नासिका, मुख, ग्रसनी और स्वर यंत्र, जो मैंने अभी आपको बताया है ऊपर इस चित्र में। देखो, ये नासिका, मुख, ग्रसनी, नासिका मुख, नासिका है इसमें, ये नासिका है, ये मुख यहाँ पर, ग्रसनी और ये लेरिंग, जिसको स्वर यंत्र भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ऊपरी श्वसन तंत्र में है। अब देखो, इसका जो पहला पार्ट है वो है नासिका। तो नासिका जो है अपना पहला श्वसन अंग है, ठीक है। नासिका पहला श्वसन अंग है, जिससे हम वायु को ग्रहण करते हैं, श्वास लेते हैं तो वायु हमारे शरीर के अंदर आती है। तो ये एक जोड़ी नासा द्वार से शुरू होता है। यह एक बड़ी गुहा के रूप में होती है, जो पतली हड्डी और झिल्ली के द्वारा 2 भागों में विभक्त होता है। नासिका गुहा का पृष्ठभाग नासा ग्रसनी में खुलता है। फिर नासिका गुहा में आपने देखा होगा भाई, नाक के अंदर बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं। यहाँ पर एक झिल्ली होती है रक्त प्रवाह के लिए, झाड़ूनुमा पक्षमाप होते हैं श्लेष्म। ये दोनों क्या करते हैं, आपस में जो अपना हमारे सांस के साथ वायु में जो धूल के कण और पराग कण और फफूंद आ जाती है, उनको दूर करके उस वायु को शुद्ध करते हैं। और फिर शुद्ध वायु जो है वो फेफड़ों में प्रवेश करती है। उसके बाद आता है अपना मुख भी एक प्रकार से श्वसन अंग है। जैसे मुख का मेन जो काम है वो भोजन ग्रहण करना है, यानी कि पाचन तंत्र में इसको गिना जाता है, लेकिन श्वसन तंत्र में भी इसका काउंट किया है। यहाँ पर श्वसन तंत्र में एक द्वितीयक अंग के तौर पर कार्य करता है। श्वसन अंग में क्या करता है, द्वितीयक अंग के तौर पर कार्य करता है। इसके बाद देखिए,
ये इस सांस लेने में मुख्य भूमिका नासिका की होती है, लेकिन आवश्यकता होने पर मुख से भी अपन सांस ले सकते हैं। अब देखिए इसमें एक बहुत अच्छी बात कही इसने कि सांस मुख से जो अपन सांस लेते हैं वो नाक से ले गई सांस की तुलना में शुद्ध नहीं होती है, शुद्ध नहीं होती है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो अब मुख के बाद जो तीसरा अंग आता है वो है ग्रसनी। अब ग्रसनी क्या है? ग्रसनी एक पेशी चिमनी नुमा, देखो इसकी संरचना के बारे में बताया, चिमनी नुमा संरचना है जो नासिका गुहा के पृष्ठभाग से आहार नली के ऊपरी भाग तक फैली हुई रहती है। यानी कि जो अपनी भोजन ग्रहण करने वाली जो नली है उसके ऊपरी भाग तक फैली हुई है। इस ग्रसनी को इसने 3 भागों में विभक्त किया है। कितने भागों में विभक्त किया है? 3 भागों में विभक्त किया है। नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और अधो ग्रसनी, जिसको कंठ ग्रसनी भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, ग्रसनी को कितने भागों में विभक्त किया गया है? नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और अधो ग्रसनी। अब जो नासा ग्रसनी है, नासा ग्रसनी वो नासिका गुहा के पृष्ठभाग में पाए जाने वाले, यानी कि अपनी जो नाक है, नाक के पीछे की जो गुहा है ना, जिसको नासिका गुहा कहा जाता है, इस गुहा के यानी कि इस गुहा के पृष्ठभाग में ग्रसनी का जो प्रथम भाग है वो क्या है? ग्रसनी का प्रथम भाग है ये, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि ग्रसनी का प्रथम भाग क्या है, तो ग्रसनी का प्रथम भाग है नासा ग्रसनी, ठीक है। ग्रसनी का प्रथम भाग है नासा ग्रसनी। उसके बाद देखिए वायु नासिका गुहा से गुजरने के पश्चात नासा ग्रसनी से होती हुई मुख ग्रसनी में आती है। फिर मुख से यानी कि मुंह से भी अपन कुछ सांस लेते हैं, वो तो सीधे ही मुख ग्रसनी में आएगी। मुख ग्रसनी से वायु कंठ ग्रसनी से होती हुई एपिग्लोटिस, एक एपिग्लोटिस होता है ग्रसनी के यहाँ पर, ठीक है, जिसको घाटी ढक्कन कहा जाता है हिंदी में। क्या कहा जाता है? घाटी ढक्कन। जो क्या करता है भाई, भोजन एपिग्लोटिस जो है वो भोजन को सांस नली में और वायु को आहार नली में जाने से रोकता है। ये इस एपिग्लोटिस का मुख्य कार्य है। तो ये घाटी ढक्कन क्या है? पल्ले नुमा लोचदार उपास्थि संरचना है जो श्वास नली है आहार नली के मध्य एक स्विच का कार्य करता है। क्योंकि ग्रसनी भोजन निकलने में भी सहायक है, इस समय एपिग्लोटिस एक ढक्कन के तौर पर, अभी बताया था मैंने आपको, एपिग्लोटिस एक ढक्कन के तौर पर कार्य करता है और सुनिश्चित करता है कि वायु श्वास नली में जाए और भोजन आहार नली में। इसके बाद चौथा जो आता है आपके ऊपरी श्वसन तंत्र का, वो आता है स्वर यंत्र। स्वर यंत्र में क्या है? स्वर यंत्र जो है उसको ये कंठ ग्रसनी, ठीक है, कंठ ग्रसनी और श्वास नली को क्या करता है? जोड़ने का। ग्रसनी के 3 बार जो बताए थे, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। तो जो ग्रसनी का आखिरी वाला भाग है कंठ ग्रसनी, तो इस स्वर यंत्र जो है इस कंठ ग्रसनी को जो अपना श्वसन तंत्र का अगला पार्ट है श्वास नली उससे जोड़ने का कार्य करता है। तो एक छोटी सी संरचना है यहाँ पर, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 9 प्रकार की उपास्थि से मिलकर बना होता है। कितने प्रकार की उपास्थि से? 9 प्रकार की उपास्थि से मिलकर बना होता है। और भोजन को निगलने के दौरान एपिग्लोटिस जो है वो स्वर यंत्र के आवरण के तौर पर कार्य करता है। यानी कि अगर पूछा जाए कि स्वर यंत्र के आवरण के तौर पर कौन कार्य करता है, तो एपिग्लोटिस जो है वो स्वर यंत्र के आवरण के तौर पर कार्य करता है तथा भोजन को स्वर यंत्र में जाने से रोकता है। स्वर यंत्र में स्वरज्जु नामक विशेष संरचनाएं पाई जाती है जिनको वोकल कॉर्ड्स कहा जाता है। स्वरज्जु श्लेष्मा झिल्ली होती है जो हवा के बहाव से कंपकपी क्या करती है? पैदा कर अलग अलग तरह की ध्वनियाँ उत्पन्न करती है। तो इन स्वर यंत्र का मुख्य कार्य क्या है? ध्वनि उत्पन्न करना। इसका मुख्य कार्य क्या है? ध्वनि उत्पन्न करना, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो अभी हम यही पढ़ेंगे, इसके बाद अगले वीडियो में आपको निचले श्वसन तंत्र के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।